हेलो स्टूडेंट्स। जैसा हमने कल बात की थी उसके आगे हम चलते हैं। बोहर के मॉडल की हमने जो है 4 एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली थी। उसके बाद अब क्या है, फाइनली जो है हमने देखना है लिमिटेशंस। आज हम जो देखेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, बोहर मॉडल के एंड की तरफ हम आ रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसमें क्या चीज़ आती है अपने पास कि जैसे क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी वो हम देखेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले देखें। सबसे पहले कि नो जस्टिफिकेशन, नो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन was given for the postulate of quantization of एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो था वो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, बस है। ठीक है, दूसरा, दिस मॉडल could only explain one electron system, यानी कोई भी एटम या आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो वो समझा पाता था, सच एज एच पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, सच एज एच ई पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव एक्सेट्रा। मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसी को एक्सप्लेन कर पाता था। ठीक है, दिस मॉडल ऑफ एटम is not in accordance with de Broglie's concept of dual nature of matter। ये आगे वाला हमारा टॉपिक आएगा अब आगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, इसलिए अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग नहीं था, और एडवांस में चलें तो डी ब्रॉगली की कुछ बातें थी जो बिल्कुल सही थी, उसके बारे में ये सही एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उससे अकॉर्डेंस में नहीं है। एक और है, दिस मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नॉट in accordance with Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, होंगे कैसे कैसे नाम है सर, पर आपको देखो ये याद करने ही पड़ेंगे धीरे धीरे। तो अब आगे जो है हम यही पढ़ने वाले हैं। अगले जो दो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो यही है, तो डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा जो है हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में हमने आगे पढ़ना है। इनके साथ ये मतलब मैच नहीं कर रहा था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्योंकि और ये बातें सही थी तो उनको अगर सही माने तो फिर बोर का मॉडल सही से मैच नहीं हो पाता, इसलिए। ठीक है, और देखते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटम could not explain Zeeman effect। Zeeman इफेक्ट क्या होता है? Zeeman इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
when passed through a magnetic field। ऐसा देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड में से निकालने पर जो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती थी स्प्लिट कर जाती थी, बिखरती थी। तो वो क्यों बिखरती थी ये नहीं बता पाया, हालांकि अपने सिलेबस कंटेंट में नहीं है ये बातें, अब आगे ये और आगे एडवांस हो जाता है, लेकिन बस इतना सा आपको एज अ ड्रॉबैक ये याद रखना है कि जैसे अगर किसी स्पेक्ट्रल लाइन को अगर जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में से निकाला गया, ठीक है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है अगर नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में, तो ऐसा देखा गया कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो स्प्लिट कर जाती है। वो स्प्लिट क्यों करती है ये हमें नहीं पता, इसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, जीमैन ने इसका बारे में पता लगाया था, मगर क्यों होता है इस चीज़ के अकॉर्डिंग्स में ये बोहर के पास इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। फिर उसी तरीके से दिस मॉडल ऑफ एटम could not explain स्टार्क इफेक्ट। जैसे जीमैन इफेक्ट था वैसे ही स्टार्क इफेक्ट, ये क्या चीज होती है ये हम देखते हैं। ये स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, ये होता है splitting of spectral lines in an electric field। मतलब हमने ये देखा बाद में, जैसे स्टार्क ने बताया भी, अगर किसी मतलब आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से स्पेक्ट्रल लाइन को निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी स्प्लिट करती है। वो क्यों होती है, स्पेक्ट्रल लाइन की एक्सप्लेनेशन जब इसने की थी बोर ने, तो उसको स्प्लिटिंग का भी रीजन कोई बता सके ये बोर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, दिस मॉडल ऑफ एटम could not explain the fine lines of emission spectrum। एमिशन स्पेक्ट्रम की फाइन लाइंस क्या था, बाद में हमने देखा कि जैसे आपको मैंने स्पेक्ट्रम बताया था, तो स्पेक्ट्रम में जो लाइंस थी, तो बाद में जैसे हमारे पास और बढ़िया रेजोल्यूशन की चीज़ें आई और अच्छे अच्छे जो हमारे पास डिवाइसेस आए, तो हमने देखा जैसे ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमने जो बनाई थी, स्पेक्ट्रल लाइंस जो मेन हमने बनाई थी, जैसे लायमन बामर वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, तो वो हमने देखा जब बाद में हमारे को पता लगा कि बीच बीच में और फाइन लाइंस भी और अच्छे से देखा तो और बीच बीच में भी लाइंस हैं। जबकि इसने तो ये कहा था भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर से गिरेगा तो इस पे आएगा, आगे से आगे एक एक के दूसरे पे ऐसे नीचे गिरेगा, लेकिन बीच बीच में कहीं रुक नहीं सकता वो, लेकिन ऐसा तो दिख रहा था वो बीच बीच में भी रुकता हुआ आ रहा है। तो ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में भी वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें भी कई सारे ड्रॉबैक्स रहेंगे। सो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में यही सारी चीज़ें हमने करनी है। एक जो चीज़ है वो एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में ये अब ड्रॉबैक में नहीं है, एक चीज़ जो कल के लेक्चर में रह गई थी, आप समझ लो कल ही मुझे बता देनी चाहिए थी, वो ये है कि अगर आपको बता रखा हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिरेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ आपको अगले टॉपिक में पढ़ने से पहले, ये मुझे वैसे कल बता देना चाहिए था, कल की क्लास में नहीं बताया, साथ साथ अब बताया था मैं आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस that can be formed when an electron falls back from n is equal to 1, n is equal to, या ये कह लें कि from nth ऑर्बिट, तो उसकी वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 पॉइंट।
ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, for example, if an electron falls back from sixth orbit, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 6 × 6 - 1/2, यानी कि 6 × 5 = 30, यानी 15 लाइंस हो जाएंगी। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं तो सोच के कर लीजिए। जैसे देखिए आप, क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जब 6 से गिरेगा तो आप सोचें 6 से कहाँ कहाँ गिर सकता है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, 6 से हो सकता है सीधा 1 पे आ जाए, है ना। 6 से हो सकता है वो पहले कहाँ है, 6 से पहले आपके पास जो है वो 6 से सीधा 2 पे जाए, 6 से सीधा 3 पर जाए, 6 से 4 पर जाए और 6 से 5 पर जाए। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हो सकती है ना। 6 से 1 पे जाए, ये हो सकता है 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी में भी जा सकता है। ऐसे ही फिफ्थ से जा सकता है, किस पर, नीचे जाएगा 4 पर, या जाएगा 3 पर, या जाएगा 2 पर, या सीधा जाएगा फिर से 1 पर। ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर अपन चलें आगे तो फोर्थ से कहाँ जा सकता है, 3 पर, 4 से जा सकता है 2 पर, 4 से जा सकता है 1 पर, और फिर थर्ड से जा सकता है सेकंड पर, या थर्ड से जा सकता है सीधा फर्स्ट पर, और सेकंड से कहाँ जा सकता है, सीधा फर्स्ट पर। तो अगर अब अपन इसको काउंट करें कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है कि 6 से 1 पर आए और 1 से सीधा आके सीधा कहाँ चला जाए, मतलब जो है 6 से 1 या 6 से मान लो 5 पर आए और 5 से सीधा 1 पर चला जाए, 6 से 2 पर आए, 2 पर आके फिर आगे अलग अलग रास्तों से जा सकता है 2 से 1 पे। ठीक है। 6 से 3 पर आए, 3 से फिर 2 पर जाए, 2 से 1 पर जाए, या 3 से सीधा 1 पर चला जाए। हमने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली। तो इसको काउंट करेंगे जब हम इस सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करेंगे तो जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 पॉसिबिलिटीज है, 15 लाइंस पॉसिबल है, जो कि हम सीधे सीधे मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी, इस फॉर्मूले से भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा जो कि आपको बोहर मॉडल के एटम के, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। आगे हम अब क्या करेंगे कि बोहर के मॉडल के बाद जो आगे चली चीजें, तो उसको जो है उस मॉडल को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। जो चीजें बोहर को अंदाजा भी नहीं था, उन चीजों के बारे में डिस्कवरी हुई, तो अब उनके बारे में आगे जरा बात करेंगे। देखिए क्या है, ओके। तो देखिए क्या चीज है कि अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो है, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल। या इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल या वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है। इसमें क्या चीज आती है, देखिए क्या हुआ कि इसमें 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था दैट लेड टू क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें 3 थ्योरीज जो है हमने पढ़नी है, जो वो कौन कौन सी हैं वो समझिए। सबसे पहली जो है वो कहलाती है डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। दूसरा इसमें हमने पढ़ना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
और तीसरा हमने पढ़ना नहीं है, नाम बता रहा हूँ आपको, वो कहलाती है श्रोडिंजर्स। ये काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाती है और इनफैक्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज में जब आप जाते हैं डिग्री में तब आप इसको पढ़ते हैं, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये तीन अलग अलग थ्योरीज जो हैं दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिकल या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या चीज़ है ये, इसका एक थोड़ा सा हम आउटलाइन समझते हैं। देखिए, बोहर ने जो अपना मॉडल दिया, वो एक चीज़, एक सिद्धांत पर था। उसने बिल्कुल न्यूटन वाली मैकेनिक्स लगाई। न्यूटन वाली क्या मैकेनिक्स, कि भाई जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं या प्लैनेट्स के चारों तरफ जो उनकी सैटेलाइट्स हैं वो घूम रही हैं, उनके बीच में क्या ग्रेविटेशनल पुल होता है और उस हिसाब से फिक्स ऑर्बिट पर चलती होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये बताई थी। जो आपकी बात करें, बोहर ने इन चीज़ों को मानते हो, उसने कहा था उसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, ऐसे वैसे जो सारी बातें उसने न्यूटन का, जिसको ना क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या रहता है, क्लासिकल पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो चलता आ रहा है मैकेनिक्स का, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो। लेकिन ये जो दो व्यक्ति थे डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग, इनकी डिस्कवरीज ने बोहर के सिस्टम को बिल्कुल हिला के रख दिया, जो बोहर को बेचारे को सपनों में भी अंदाजा नहीं था। इन्होंने कुछ ऐसी बातें पता लगाई जो बोहर को अंदाजा नहीं था, इसलिए बोहर गलत हो गया। इन्होंने एक बात पता लगाई कि भैया जैसे आप पढ़ते आए हैं, जो आप करते आए मैकेनिक्स को जैसे समझते आए हैं, सन, मून, कार, टॉय कार, या आपका जो मान लो बॉल जा रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक्चुअली हैवी पार्टिकल्स के बारे में आप बात करते हैं। चाहे वो आपकी आपकी लॉन टेनिस की बॉल ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरी प्लेनेट अर्थ ही क्यों ना हो, वो बहुत भारी भरकम पार्टिकल्स है जिनके बारे में आप, जिनकी मैकेनिक्स आप पढ़ते हो। लेकिन जब आप डीप डाउन जाते हैं ऐसे पार्टिकल्स के बारे में जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, 1 माइक्रोग्राम से भी हल्के हैं, 10⁻⁻6 ग्राम से भी हल्के होते हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स में जब आप जाते हो तो वहां जाते हुए आपका जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स वेव जो सॉरी आपका क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेव मैकेनिक्स फॉलो करता है। एक्चुअली वहां पर जाकर जो है जो आप देखते आए हो उससे काफ़ी भिन्न दुनिया है, उससे काफ़ी अलग दुनिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, इस चीज़ों को समझने के लिए हम एक एक करके अपनी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो जब आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बात कर रहे हो, 1 माइक्रोग्राम से भी हल्के पार्टिकल से जब आप बात करते हो तो वहाँ पर मैटर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या, हम एक एक करके अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है आपका, जो है वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब तो आप पहले भी जानते हो, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो तरीके का, दो तरह का। जैसे लाइट में था ना, वैसे दो तरह का मैटर आप समझते हो, एनीथिंग दैट इज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इसमें क्या चीज आती है, वो ये कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, when matter is in motion, जब चल रहा होता है, इट ऑलवेज, चाहे चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, इट ऑलवेज possesses dual nature। दैट इज, वो दो तरह का नेचर कौन कौन सा होता है, ड्यूअल नेचर होता है उसमें। वो कौन कौन सा, वेव नेचर, बिल्कुल लाइट की तरह, वैसा ही ड्यूअल नेचर होता है मैटर में भी, एंड पार्टिकल नेचर।
ठीक है, तो इसमें क्या चीज आती है कि कंसिडरिंग द wave nature of light or wave nature of matter, the wavelength of matter waves is given as matter waves, जो मैटर चलता है उसकी वेव्स की जो वेवलेंथ है, इट इज गिवन एज, कैसे दी जाती है, ये कह सकते हैं पहली बात तो लेमडा इज इनवर्सली टू पी, ठीक है ना, ये होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। या जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या है, या आप इसको लिख सकते हो जैसे आपको पता ही है, एच तो आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जिसको आप क्या बोलते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। बस ये ध्यान रखो कि ये लैम्डा जो है लाइट वाला नहीं है, ये लैम्डा मैटर के लिए। जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस ऐसा कोई वर्ड आएगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, वरना अगर लाइट की बात हो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वो जो आपका एच न्यू वाला फॉर्मूला था, एच सी अपॉन लैम्डा, वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम, आयन, अगर वो कोई ऐसी चीज मूव कर रही है तो वो मैटर है, तो मैटर के लिए ये वेवलेंथ लगेगी, ये ध्यान रखना। लाइट के लिए वो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू जो है आपका जो अपने बात की थी ना, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जरूर ध्यान रखना। ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा वो लाइट के लिए होता है, ये लाइट के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आया लैम्डा, इसको एक्सपेंड करें तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको ये पता लगा, दिस शोज दैट द wavelength of matter waves, इनको मैटर वेव्स बोलते हैं। कोई ऐसा पार्टिकल मैटर मूव कर रहा हो तो मैटर वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, है ना। ये आप देख ही रहे हो यहाँ पर क्या है कि ये जो है, ये लैम्डा जो है वेवलेंथ जो बनी, ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मास ज्यादा तो वेवलेंथ छोटी बनती है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अब आप एक बात को समझें। इसका कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहता है, डी ब्रोगली की अगर आप बात करते हैं, वो ये कहना चाहता है दैट जैसे अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है, तो पार्टिकल ऐसे, जैसे मान लो अगर हिसाब से एक बॉल अगर आपने फेंकी है, तो बॉल जो है, या सीधी अगर, तो बॉल एक्चुअली क्या होता है कि बॉल वो ऐसे सीधी ना जाकर एक्चुअली ऐसे जानी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। वो आपको आती हुई ऐसी नजर, लेकिन वो ऐसे लहराती हुई आपके पास आनी चाहिए वेव के तौर पे, ठीक है। पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, पार्टिकल नेचर तो है ही इसमें, लेकिन साथ साथ पार्टिकल जो है, ये डायरेक्शन तो इसकी ये है, लेकिन ये वेव फॉर्म में आएगा। लेकिन क्या हुआ, और ये कहता है ये मैटर में हर एक में ही होता है। कोई भी चीज आपकी तरफ, मैं पेन उठा के फेंकता हूँ तो पेन भी इसी तरीके से आपके पास आ रहा है। एक क्रिकेट की बॉल अगर मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ तो वो भी आपके इसी तरीके से आ रही है। तो आप कहोगे सर हमारा तो ऐसा नहीं होता, बॉल तो ऐसे सीधी आती हुई दिखती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे सीधी आती हुई दिखती है। अगर मैंने आपकी तरफ फेंकी तो आपको दिखे बॉल एक पार्टिकुलर सिंगल आपके आ रही है, वेव नजर नहीं आती आपको। क्यों नहीं नजर आती, क्यों नजर नहीं आती वो आप समझिएगा। वो इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि क्या होता है, वो कहता है कि जो वेवलेंथ बनती है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो होता क्या है कि क्रिकेट की बॉल भी बहुत भारी है, बहुत भारी है, तो उसका वजन इतना ज़्यादा है कि उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है, इतनी छोटी वेवलेंथ आ रही है, वो उसकी इतनी छोटी 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 सी वेवलेंथ आ रही है कि वो आपको एक सिंगल पाथ में ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल सीधी आ रही है। आपको ऐसा लगता ही नहीं, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि भाई वो जो है कोई जो है वेव फॉर्म में आ रही है।
ठीक है ना। हेवनली पार्टिकल्स की जब आप बात करोगे, ये सन मून ये सब क्या है, ये तो बहुत बड़े बड़े सारे हैं, बहुत हैवी हैं। आप, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट की बॉल भी बहुत भारी है, 40 मिलीग्राम 40 ग्राम की भी बॉल बहुत भारी है। ठीक है ना। ये चीजें कब नजर आएंगी आपको, ये वेव कब नजर आएगी आपको, जबकि मास बहुत कम हो। मास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में ये लैम्डा आपकी इतनी बड़ी हो जाती है कि उनमें आपको इमोशन नजर आने लगता है, उनमें आपको क्या होता है, इमोशन जो है नजर आने लगता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं, जो 10⁻⁻, यानी 10⁻⁻6 से भी छोटी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट होल्ड्स गुड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही सही है। ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक दैट इज 10⁻⁻6 ग्राम्स और लाइटर, इससे भी हल्के। 10 टू पावर माइक्रो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है ना, 10⁻⁻6 ग्राम से उससे भी अगर हल्का होगा तो उसमें आप ये देखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्क क्या आ गया यहाँ पर, बोहर को झटका कैसे लग गया। बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन डी ब्रोगली ने बताया बोहर भैया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज बेचारे बोहर को नहीं पता थी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आकर जो ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट है, वेव नेचर भी आपको नजर आने लगता है। देखो वेव की आप बात समझो कि कैसे बनती है। वेव जो है वो आपको पता है क्यों बनती है, क्योंकि एक पार्टिकल अपने एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो जो है, टू एंड फ्रो वो जिगजैग, ये मतलब वो चल रहा है। अब देखो, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है कि जैसे ऐसे गोल गोल इस बात पे तो चल रहा है, ऑर्बिट है, ऐसी बात नहीं ऑर्बिट नहीं है, लेकिन ऑर्बिट पे ये क्या है कि ये अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, जैसे पेंडुलम घूमता है ना, ऐसे भी चल रहा है। अब पेंडुलम भी चल रहा है, इस तरह जिगजैग भी चल रहा है, और ये आगे भी बढ़ रहा है, तो क्या बनेगा, इस तरह से वेव बन जाती है। जिगजैग जिगजैग मीन पोजीशन से इधर उधर भी होते रहते हैं, और ये जो है ये वाइब्रेशनल मोशन भी इस तरीके से, तो ये साथ में चलते हैं, तो आपको वेव नेचर नजर आने लगता है। पर ये वेव नेचर जब भी नजर आता है जब पार्टिकल बहुत हल्का हो। भारी पार्टिकल्स में वेव इतनी छोटी होती है, ये वेव इतनी छोटी होती है, वेव लेंथ छोटी होती है इसकी, कि आपको ऐसा पार्टिकल की तरह ही लगता है, वो आपको कोई वेव आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं। तो ये बात जो थी, ये बोहर के मॉडल को बड़ा झटका लगा इस चीज़ से कि यार ऐसा भी होता है, बोहर ने तो सपने में भी नहीं सोचा था। ये चीज़ बड़ी क्रांतिकारी थी, बड़ी रिवोल्यूशनरी थी, जिसने माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को समझने का सारा हमारा नज़रिया ही बदल डाला। तो वो चीज़ें जो हैं और जो है अलग होने लग गई। तो ये डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, बट इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। का सिंपल सा एक फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये सिंपल सा फॉर्मूला आता है इसके अंदर। ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, आज की हमने क्लास में जो है मैंने आपको बेसिकली जो बोर के मॉडल की लिमिटेशंस और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो समझा दिया। इसके अच्छे से आप नोट्स बनाइए। कल की क्लास में फिर हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से लिंक जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे। ओके, सो आज इतना ही करते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।